चौहान सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिजिकल साइंस का लेसन 1 पार्ट 5 वीडियो में शूट कर रहा हूँ। आप लोग लेसन 1 की फुल तैयारी यहीं से हो जाएगी, है ना। तो आप लोग जो पार्ट 5 देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देखकर नोट्स बना ले, उसके बाद पार्ट 5 को देखिए। यह वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2021 और 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी इस साल परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अभी 9 से 10 में गए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो आज लेसन 1 का पार्ट 5 वीडियो शूट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। कल हम पढ़ा दिए थे नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण और अनवीनीकरण कल हम बताए थे कि ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत है जिसका बार बार उपयोग करने से वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कोयला का बार बार उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी देवोमैन ऐसा दौर से गुजर रहा है ना। यहाँ पर कोयला की कमी हो गई है। उसी तरह रानीगंज में भी कोयला का धीरे धीरे स्तर कम हो रहा है। तो जैसे पेट्रोलियम भी अनवीनीकरण ऊर्जा, मतलब जिसे बनाया नहीं जा सकता है और एक बार यूज होने के बाद यह खत्म हो जाएगा। अबू धाबी, यूएई और आपका सऊदी अरब, ईरान, ये सब पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और पेट्रोलियम को खनन करके जमीन को खोद कर निकाला जाता है। तो वहां भी पेट्रोलियम का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। अनुमान है कि लगभग 20 से 30 सालों बाद पेट्रोलियम अब पूरा वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यह ऊर्जा संकट फिर आ जाएगा। एकाएक पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो गाड़ी चलना बंद, कोयला खत्म हो जाए तो फैक्ट्री चलना बंद हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, और यही ऊर्जा संकट कहलाएगा। तो क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट किसे कहते हैं? ऊर्जा संकट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि का बार बार उपयोग करने से भविष्य में यह समाप्त हो जाएगा, जिससे कारखाना, मोटर वाहन इत्यादि चल नहीं पाएगा। अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत, अनवीनीकरण जिसको बनाया नहीं जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। क्या कोयला, पेट्रोलियम और डीजल कोई घर में बनाता है? नहीं। तो अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इस इत्यादि का बार बार उपयोग करने से भविष्य में यह समाप्त हो जाएगा, जिससे कारखाना, मोटर वाहन इत्यादि चल नहीं पाएगा। इस स्थिति को ऊर्जा संकट कहते हैं। इस स्थिति को ऊर्जा संकट कहा जाएगा। ऊर्जा संकट कहा जाएगा। सिंपल सा, ऊर्जा संकट। खाद्य संकट किसे कहते हैं? अगर खाना, जो हम लोग भोजन खाते हैं, अगर भोजन ही ना रहे तो भोजन संकट। तो भाई ऊर्जा संकट, जब ऊर्जा ही ना रहे तो ऊर्जा संकट। तो ऊर्जा कौन कौन देता है? कोयला, पेट्रोलियम और डीजल। ये सब खत्म हो जाएगा तो एकाएक कारखाना, मोटर गाड़ी सब बंद हो जाएगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऊर्जा संकट। क्या समझ में आ गया ऊर्जा संकट? ठीक है, अब नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन है, तो ऊर्जा संकट
से बचने के क्या उपाय है? ऊर्जा संकट से बचने के उपाय लिखो। ठीक है, ऊर्जा संकट अगर हो जाएगा तो बचने के क्या उपाय है? तो आंसर लिखेंगे एकदम सजाकर, ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न उपाय हैं। निम्न उपाय है। जैसे पहला उपाय सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना। तीसरा नंबर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना, सार्वजनिक मोटर वाहन का प्रयोग करना, मोटर वाहन का प्रयोग करना, सौर हीटर का प्रयोग करना, सौर हीटर का प्रयोग करना इत्यादि, है ना। देखिए भाई, सौर ऊर्जा संकट से बचने के क्या उपाय है ना। अगर संकट आएगा तो बचने का तो उपाय भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो ऊर्जा संकट से बचने के क्या उपाय है? तो बहुत सारे उपाय हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, सूर्य, आप सोलर प्लेट नाम सुने होंगे, इतना बड़ा बड़ा प्लेट होता है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है और उससे बल्ब जलाया जाता है। जैसे गांवों में, है ना, गांवों में अभी तक विद्युत नहीं पहुंच पाया है, तो गांव में क्या करता है, सब सोलर पैनल लगा लिया है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है और घर का आराम से लाइट पंखा चलता है, ट्यूबलाइट भी चलता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, आप जानते हैं सौर ऊर्जा का हम कितना बार भी प्रयोग कर ले खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगा। पवन तो हमेशा चलते ही रहता है, तो पवन से भी ऊर्जा बनाएगा। सार्वजनिक मोटर वाहन का प्रयोग करके, जैसे अभी सबका घर में पर्सनल मोटर गाड़ी हो गया है, तो सब अपना अपना मोटर गाड़ी यूज कर रहा है, तो जिससे पेट्रोल डीजल ज्यादा खपत हो रहा है, तो ज्यादा पेट्रोल डीजल हम लोग खर्चा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग पर्सनल यूज ना करके, अगर मान लो यहाँ से आसनसोल जाना है, न्यामतपुर जाना है, तो अपना अपना मोटर गाड़ी निकाल लेता है। तो अपना पर्सनल मोटर गाड़ी ना निकालकर सार्वजनिक मोटर का वाहन का प्रयोग करें, जैसे बस, है ना, बस का उपयोग, टेम्पू का उपयोग, इस तरह से उपयोग करके ऊर्जा को बचाया जा सकता है। लास्ट, सौर हीटर का प्रयोग करके, अगर घर में खाना बनाना है तो सौर हीटर लगा दीजिए, है ना, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी और वह हीटर से खाना बनेगा। तो फिर बोलिए रात में सर, रात में तो सौर हीटर नहीं होता है, तो उस सौर हीटर में एक बैटरी, बहुत बड़ा बैटरी लगा होता है। दिन में सूर्य की रोशनी पड़ेगी और वो डायरेक्ट आपको लाइट देता रहेगा, लेकिन रात में क्या होगा, वो बैटरी आपके सारे काम को करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सौर ऊर्जा, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर एक वर्ड आया सूर्य, तो सूर्य क्या है? हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। ठीक है, ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि हमारे पृथ्वी पे, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जो लगभग 8 गुना 10 पर पावर 12, इस तरह से 8 गुना 10 पर पावर 12 वर्ष तक ऊर्जा देते रहेगी।
ऊर्जा देते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां एक वर्ड आया सौर ऊर्जा। तो आप लोग समझ गए कि सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा के बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर प्लेट क्या है? सोलर प्लेट क्या है, इसका उपयोग लिखें। आंसर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सौर कोष का समूह एक निश्चित दूरी में चांदी द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्लेट को सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर प्लेट कहते हैं। चलिए इसका चित्र भी बना दे रहे हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। ये सोलर प्लेट है, ये जो बिंदु बिंदु हम बना रहे हैं, ये आपका है सौर कोष, ये आपका है सौर कोष। इसको कहेंगे हम लोग, ये आपका है सौर कोष, जो क्या है अर्धचालक सिलिकॉन से बना हुआ है, अर्धचालक सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है। और यही सौर कोष आपस में चांदी के तार से जुड़ा रहता है। देख रहे हैं, ये चांदी का तार है, आपस में एक चांदी का तार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आपस में एक चांदी का तार से जुड़ा रहता है। आप समझिए, सौर कोष अर्धचालक सिलिकॉन से बना होता है। ये जो बिंदु बिंदु देख रहे हैं, ये सौर कोष है, यह अर्धचालक सिलिकॉन से बना हुआ है। और यह हरा हरा देख रहे हैं ना, ये चांदी का तार से जुड़ा हुआ है, चांदी के तार से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं चांदी तो महंगा होता है, महंगा है ना, तो सिलिकॉन भी महंगा है। तो ये दोनों महंगा है, इसलिए सोलर प्लेट को खरीदना भी और घर में लगाना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्वेश्चन आएगा, एक अर्धचालक का नाम बताओ। तो एक अर्धचालक का नाम क्या है? सिलिकॉन। एक अर्धचालक का क्या नाम है? सिलिकॉन। तो सौर कोष, तो सौर कोष किससे बना होता है? अर्धचालक सिलिकॉन। सौर कोष का समूह, देख रहे हैं सौर कोष का समूह है ब्लैक ब्लैक वाला। ठीक है, ब्लैक वाला सौर कोष का समूह है, और एक निश्चित दूरी में, सब दूर दूर है, चांदी द्वारा जोड़ा जाता है। देख रहे हैं हरा हरा जो बना है, चांदी द्वारा जोड़ा गया है। इस प्लेट को सोलर प्लेट कहते हैं। और भाई इसका उपयोग तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका उपयोग है सोलर हीटर में, दूसरा नंबर सोलर जल हीटर में, मतलब जल को गर्म करने के लिए सोलर जल हीटर में। फिर नेक्स्ट है सोलर बल्ब में, अब नया सोलर वाहन में, बस सोलर प्लेट सौर ऊर्जा का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये एकदम इस तरह से लिख देना है सोलर प्लेट क्या है। अब इसमें सौर कोष, क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। देखिए हर जगह शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा सौर कोष किस चीज का बना होता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। तो सौर कोष बना होता है तुम्हारा अर्धचालक सिलिकॉन। या क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, एक अर्धचालक का नाम बताओ।
सिलिकॉन, या ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन एक अर्धचालक है, अगर सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकॉन पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सोलर प्लेट के बारे में बता दिए, इसका उपयोग बता दिए। अब नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के बारे में लिखें। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, पहले पवन ऊर्जा को छोड़कर एक और क्वेश्चन है, सोलर प्लेट में किस ऊर्जा का रूपांतरण, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, सोलर प्लेट में किस ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? सिंपल, ये सोलर प्लेट है भाई, ये सोलर प्लेट है, और जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसे बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा फिर सोलर प्लेट किसमें बदल देता है? बल्ब जलने लगता है। इससे फिर क्या जलने लगता है? बल्ब जलता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हुआ? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो सिंपल, सोलर प्लेट में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो सोलर प्लेट में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। ये याद रखिएगा, है ना, सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में रहता है। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा क्या है, इसके उपयोग लिखें। आंसर, पवन क्षैतिज रूप में चलती है, क्षैतिज रूप में चलती है। इसके रास्ते में बहुत बड़ा पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। जैसे राजस्थान में, देखिए पवन क्षैतिज रूप से चलता है। देखिए पवन इस तरह से चलता है, ठीक है, पवन इस तरह से चलता है। तो राजस्थान में क्या होता है, इसके सामने बहुत बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ रहता है ना, इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है राजस्थान में, ठीक है। तो जैसे ही पवन आता है तो इस पंखा को घुमाता है, और इस पंखा के नीचे टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन। तो पंखा घूमने से टरबाइन भी घूमता है ना, और टरबाइन जब घूमता है तो ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। राजस्थान में बहुत हवा चलता है और इसलिए इस ऊर्जा को बनाया जाता है, ठीक है। उपयोग क्या है? एक नंबर ऊर्जा बनाने में, दूसरा नंबर और क्या है, नाविक समुद्र में नाव भी पवन की सहायता से चलाता है, पवन की सहायता से चलाता है। देखिए कुछ नाव में क्या होता है,
बड़ा बड़ा तिरपाल लगा हुआ रहता है ना, और उस तिरपाल को इस तरह से खोल दिया जाता है। तो तिरपाल में जैसे ऐसे नाव देखे है ना, इस तरह से, और ऐसे तिरपाल लगा हुआ रहता है, ऐसे बड़ा सा तिरपाल। मान लीजिए इधर से हवा आया, तिरपाल में टकराया, तो नाव किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? तो नाविक नाव चलाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। बड़ा बड़ा नाव नहीं बोलेगा टाइटैनिक को हवा में ढकेल रहा था, इतना पावर है नहीं, छोटा मोटा नाव जिसमें वो तिरपाल लगा रहता है, ठीक है। तो नाव चलाने में भी इसका उपयोग होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा क्या है? आंसर होगा सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन में दो बार ज्वार और भाटा आता है। इससे तरंग उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा बनाया जा सकता है। है ना, इससे तरंग उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा बनाया जा सकता है। इसमें तरंग ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होगा। रूपांतरण यहां लिख देते हैं, इसमें तरंग ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होगा, ठीक है। ज्वार और भाटा क्या है समझा देते हैं, ध्यान सुन लो कि थोड़ा सा समझाते हैं ना, ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। यहाँ पेड़ पौधा है और ये पानी है, मान लीजिए इतना स्तर है पानी। अगर तट में जाते हैं, तट मतलब समुद्र के किनारे, अगर पानी का लेवल इस मीडियम है, अगर इतना ऊपर बढ़ गया तो तट डूब जाएगा ना। तो समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ना ज्वार कहते हैं। और फिर ये पीछे भी हटता है पानी, और पीछे हट के मान लीजिए पूरा यहाँ पर नीचे आ गया, तो पीछे हटने की क्रिया को क्या कहते हैं? भाटा। क्या कहते हैं? समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ज्वार, है ना। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप पूरा पानी यहाँ तक आपको डुबा दिया, ज्वार। फिर पानी नीचे चला जाएगा, है ना, और पूरा दूर तक पानी चला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? भाटा। तो इस पानी के उतार चढ़ाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? तरंग। क्या उत्पन्न होता है? और इस तरंग ऊर्जा से क्या बनाया जाता है? विद्युत ऊर्जा। जैसे कहाँ बनाया जाता है, लिख देंगे, जैसे गुजरात और बंगाल में, जैसे गुजरात और बंगाल में, गुजरात और बंगाल में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब अंतिम टॉपिक पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है बायोमास क्या है? बायोमास क्या है? क्वेश्चन है बायोमास क्या है? ध्यान समझाइएगा, समझना है बायोमास क्या है। देखिए बायोमास क्या है, लिख देते हैं आंसर में। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं एवं भोजन व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा पौधों में संचित रहती है, जिसे बायोमास कहते हैं, जिसे बायोमास कहते हैं। बायोमास कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ईंधन के रूप में किया जा सकता है। चलिए इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक पेड़ बना रहे हैं, ये जड़ है, बस समझाने के लिए ध्यान से देखना। ये पेड़ है और एक पत्ता हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। पत्ता हरा से बनाते हैं। इस पेड़ में बहुत सारा पत्ती है, पर हम एक पत्ती को बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पत्ती बहुत सारा है, ठीक है। अब यहां पर सूर्य है। आप जानते हैं सूर्य से क्या निकलता है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बहुत बार बार बोलते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। अभी जस्ट बताएं, हरे पौधे, केवल हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, देख रहे हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं। यह सौर ऊर्जा है और ये पेड़ के अंदर चला गया ये ऊर्जा और स्टोर हो जाता है। ये ऊर्जा क्या हो जाता है? स्टोर। और ये ऊर्जा किसमें बदल जाता है? सौर ऊर्जा से किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में मतलब सौर ऊर्जा का रूपांतरण, क्या रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और यही ऊर्जा पौधों में क्या होता है? संचित रहता है। क्या रहता है? माने अपना स्टोर करके रखता है ना, स्टोर जमा करके रखता है। तो यही क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। सिंपल समझ में आया कि सौर ऊर्जा किसमें बदलता है? बताओ, रासायनिक ऊर्जा में। क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा कहां संचित रहता है? कहां जमा रहता है? पौधा में। समझा ना? तो इसे क्या कहते हैं? बायोमास। क्या कहते हैं? इसको जला भी सकते हैं। और इसी सौर ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनता है? भोजन और ऑक्सीजन। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में भोजन, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या बनाते हैं? भोजन और ऑक्सीजन। शॉर्ट क्वेश्चन। फिर पूछेगा पौधा सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? रासायनिक ऊर्जा में। सोलर पैनल क्या किया था? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें किया था? सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। ये वाला तुम्हारा ज्वार वाला ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें किया था? विद्युत ऊर्जा में। तो ये बात समझ में आ गया सौर ऊर्जा। अब नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास हो गया ना, सॉरी। अब नेक्स्ट है बायोगैस। नेक्स्ट है बायोगैस। क्या है बायोगैस? क्या है? ऑनलाइन जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप बस प्रॉपर नोट्स बनाते चले और उतारते चले, ठीक है। आपका ये लेसन कंप्लीट होने वाला है, लेसन 5 है ना, तो आप लोग उतारते चले। बायोगैस क्या है? आंसर है, ध्यान से समझिएगा, दलदलीय भागों में, दलदल देखे होंगे, दलदल जहां पर आदमी घुसता है तो घुसते ही चला जाता है। तो दलदलीय भागों में बहुत सारे पदार्थ
दलदल के अंदर होते हैं, दलदल के अंदर होते हैं, दलदल के अंदर होते हैं। बहुत सारे पदार्थ दलदल के अंदर होते हैं। वहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर जीवाणु, यहां पर जीवाणु किण्वन की सहायता से इसे नष्ट करते हैं। देखिए ये दलदल है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे पेड़ का पत्ता आ जाता है, लकड़ी आ जाता है, पूरा कादा भरा रहता है, और इसी कादा में क्या होता है, जीवाणु होता है, और जीवाणु क्या करता है, उसको खाता है तो नष्ट करता है। इस नष्ट करने से गैस निकलता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इत्यादि, है ना। तो दलदली, और मीथेन जानते हैं हम लोग, गैस लाते हैं ना घर में, उसमें भी मीथेन गैस होता है, और हम लोग उसी को जलाने को, खाना बनाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। तो नष्ट करते हैं जिससे मीथेन गैस प्राप्त होता है, मीथेन गैस प्राप्त होता है। यही गैस बायोगैस है। यही गैस क्या है, यही गैस बायोगैस है। हम लोग इसका उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, इतना अब हो गया। अब लास्ट टॉपिक है चलिए अब है आगे बायोगैस संयंत्र के बारे में क्या लिखें। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बायोगैस सिद्धांत के बारे में लिखें। तो सिंपल है, ये चित्र भी बना देना, आपको लिखना भी है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें सारा बात बताएंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा टैंक, आंसर में लिखेंगे बायोगैस संयंत्र द्वारा गैस बनाया जाता है। देखिए गैस फॉर यूज, ठीक है, बायोगैस संयंत्र द्वारा गैस बनाया जाता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा खोदा जाता है ना, और इस गड्ढे में 2 पाइप लगाया जाता है, और यहाँ एक ऊपर में टंकी बना दिया जाता है। इसको मिक्सचर टैंक बोलते हैं, मिक्सचर टैंक। क्यों, क्योंकि यहाँ गोबर, सड़ा गला पदार्थ सब यहीं से इस नीचे डाला जाता है। ये हरा हरा जो है वो गोबर है, वो सड़ा गला पदार्थ है, और इसको डालते रहेंगे तो भर जाएगा। तो इस पाइप से इस सड़ा गला पदार्थ को निकाला भी जाता है ना। एक तरफ से डाला जाता है और एक तरफ से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब सड़ता गलता है गोबर, तो गोबर के सड़ने गलने से गैस बनता है जो ऊपर उठता है, और यह गैस यहाँ पर छोटा छोटा पाइप लगा रहता है, और यह गैस एब्जॉर्ब करके गैस संग्राहक मतलब गैस टैंक में स्टोर करके रखता है। शुद्ध हिंदी में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। बायोगैस संयंत्र में गैस बनाया जाता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें जमीन की गहराई में एक टैंक होता है जिसमें गोबर एवं सड़ा गला पदार्थ रखा जाता है। ठीक है, रोक रोक कर लिख लीजिएगा वीडियो। फिर इसके ऊपर एक गैस संग्राहक टैंक लगा रहता है। ठीक है, गैस संग्राहक टैंक लगा रहता है, और गैस संग्राहक के नीचे वाले टैंक में 2 पाइप जुड़ा रहता है। एक पाइप से सड़ा गला पदार्थ डालते हैं और दूसरे पाइप से सड़ा गला पदार्थ निकालते हैं। तो जब सड़ा गला पदार्थ और भी सड़ता गलता है जीवाणु की सहायता से, तो बहुत मात्रा में गैस निकलती है,
और यह गैस गैस संग्राहक स्टोर करके रखता है। बस ये हिंदी पूरा लिख देना, चित्र भी साथ में बना देना एग्जाम में जब आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज पॉज करके धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी सब लोग थोड़ा उतार लीजिए स्पीड में, आप लोग उतारते चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जिसका नाम है भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिजिकल साइंस लेसन 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो भी एग्जाम इस बार देने वाले हैं या अगला साल देने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग धीरे धीरे देखकर सिर्फ नोट्स बनाते चले, ठीक है, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा क्या है। देखिए, किताब का आंसर रटा रटाया हुआ नहीं लिखना है, एकदम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। किताब का आंसर रटा रटाया नहीं लिखना है, बस समझकर इस आंसर को इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। जैसे अभी भूतापीय ऊर्जा बता रहे हैं, तो जैसे जैसे हिंदी बोलेंगे वैसे वैसे आप हिंदी लिखते चलना। देखिए हिंदी क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। चलिए लिखिए, आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे निचले वाले परत को कोर कहते हैं। ऊपर वाले परत को मतलब मध्य वाले परत को मेंटल कहते हैं। ये मध्य में होता है, ये मध्य में होता है। और मेंटल और अर्धगलित होता है। अर्धगलित मतलब गला हुआ रहता है। निचले वाले परत को कोर कहते हैं। निचले वाले परत को कोर कहते हैं और सबसे ऊपरी वाली परत को कोर मेंटल है कोर, हाँ, और पटल कहते हैं, क्रस्ट, सबसे ऊपर वाले परत को। यहां हिंदी एकदम साफ साफ लिखना है भूतापीय ऊर्जा में कि पृथ्वी 3 परतों की बनी होती है। सबसे निचले वाले परत को कोर कहते हैं, मध्य वाले परत को मेंटल कहते हैं और सबसे ऊपरी वाले परत को पटल कहते हैं। यह आप हिंदी लिख दीजिए। पृथ्वी 3 परतों की बनी होती है। सबसे निचले वाले परत को कोर, सबसे निचले वाले परत को कोर, मध्य वाले परत को मेंटल, मध्य वाले परत को मेंटल जो अर्धगलित अवस्था में होता है, जो अर्धगलित अवस्था में होता है, और सबसे ऊपर वाले परत को पटल कहते हैं। फिर इसके बाद लिखिएगा मेंटल में मैग्मा होती है। मेंटल में मैग्मा होती है जो ऊपर की ओर आकर इस तरह से बहने लगती है। मैग्मा एकदम गला गला रहता है, लाल लाल, उसमें एकदम आग रहता है, जल जाएगा आदमी। तो मैग्मा कहाँ होता है? ये मैग्मा है। मैग्मा कहाँ होता है? मेंटल में। और यही मैग्मा ऊपर फाड़ देता है पटल को, और पटल को फाड़ के भूमि में बहने लगता है। और इसी बहने में इसमें बहुत सारा एनर्जी रहता है, ऊर्जा, और इसी ऊर्जा का उपयोग आज या भविष्य में किया जा सकता है। यह भविष्य का ऊर्जा, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, लास्ट में लीजिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पूरा फिर सुन लीजिए। पृथ्वी की परत 3 भागों में बटी होती है। निचले वाले परत को कोर, मध्य वाले परत को मेंटल जो अर्धगलित होता है, माने आधा गला हुआ होता है, और ऊपरी वाले परत को मेंटल कहते हैं, पटल कहते हैं। तो मध्य वाली परत मेंटल से मैग्मा निकलकर पटल पे आ जाती है। कहां जाती है? पटल में, मतलब ऊपर आ जाती है, और जिससे क्या निकलता है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा, इस ऊर्जा का उपयोग यूएसए और न्यूजीलैंड कर रहा है, और भारत में मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। इस ऊर्जा का प्रयोग
अमेरिका और न्यूजीलैंड कर रहा है और भारत के मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये भी अब काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, कोयला की खान से कौन सा गैस निकलता है? कोयला की खान से कौन सा गैस निकलता है? तो आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन मतलब CH4। इसे अग्निकूप गैस भी बोलते हैं, इसे अग्निकूप गैस भी बोलते हैं, इसे अग्निकूप गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अग्निकूप गैस भी बोलते हैं। तो फिजिकल साइंस क्लास 10 का पहला लेसन 5 पार्ट में खत्म हुआ। आप लोग शुरुआत से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को ध्यान से देखकर प्रॉपर नोट्स बना लें और ये नोट्स को बार बार रिवीजन करें। इस साल के लिए विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2022 में जो अभी 9 से जस्ट 10 में गए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो हम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में पढ़ाएंगे, है ना, और फ्री में पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को भला हो। जहां वीडियो देखते हैं ना, वीडियो, उस वीडियो के नीचे एरो का साइन है, ये एरो, इस एरो में क्लिक करना। एरो में जैसे ही क्लिक करोगे तो आएगा ऑप्शन कि आप किसमें शेयर करना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप, फेसबुक माध्यम से अपने दोस्तों को पहुंचाएं, है ना। ज्यादा से ज्यादा सन जोसेफ, सन मेरी और DAV, ND राष्ट्र विद्यालय, महात्मा गांधी, जितना भी हिंदी मीडियम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को इसमें लाभ पहुंचे और सभी का भला हो। धन्यवाद। अब इसके बाद लेसन 2 स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस में।